हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। बट उससे पहले अगर मैं बीएससी फाइनल की बात करूं तो जैसे एचपीयू में या फिर जीएनडीयू में, तो एचपीयू में आपको बीएससी फाइनल ईयर में ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक करवाई जाती है। और अगर जीएनडीयू में अगर आप एमएससी मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पे फर्स्ट सेम में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक जो है वो लगाई जाती है। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एचपीयू के अकॉर्डिंग बेसिक फाइनल में जो सिलेबस रहता है या फिर उसकी जो वेटेज कितनी रहेगी यूनिट फर्स्ट सेकंड से, तो वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है वो आपकी टोटल 4 यूनिट में डिवाइडेड है। बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपको 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए रहने वाला है वो आपका होता है कंपलसरी, है ना। तो किस तरीके से आएगा, यूनिट फर्स्ट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यूनिट सेकंड में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिमिलर वे में यूनिट थर्ड से भी 2 क्वेश्चन एंड 4 से भी 2 क्वेश्चन। टोटल आपके पास यहाँ से 8 क्वेश्चन बन गए हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। दैट मीन्स सेक्शन ए जो है इसकी वेटेज आपके पास कितनी होगी, 16 मार्क्स। क्लियर है जी। तो 16 मार्क्स की यहां से सेक्शन ए की जो वेटेज रहती है। और सिमिलर वे में अगर सेक्शन बी की मैं बात करूं तो सेक्शन बी ये बेसिकली कंपलसरी है, जो शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं, और सेक्शन बी जो है उसमें थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें यूनिट फर्स्ट में क्या होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे यहां से और 2 क्वेश्चन होंगे नीचे, और नहीं लिखा हुआ होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि या तो ये वाले 2 करने होंगे या तो ये वाले 2 करने होंगे। ठीक, क्या नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन यहां से उठा लिया और एक क्वेश्चन यहां से उठा लिया। राइट, आपको या तो ये 2 करने हैं या तो ये 2 करने हैं। हो क्या सकता है, या तो यहां से आप एक आता होगा यहां से, तो एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल यहां से 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, या तो ये या तो ये। तो वेटेज इसकी यहां से आपको एक क्वेश्चन 6.5 का होता है और एक 7 का होता है। दैट मीन 13.5 यहां से लेके चलता है, ये 13.5 यहां से लेके चलता है। तो ये रहा आपका यूनिट फर्स्ट का। सिमिलर वे में यूनिट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का भी यही पैटर्न रहने वाला है। 2 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा यहां से। ठीक है जी। तो अब यहां पे हो क्या सकता है, इन फ्यूचर यहां पे क्या हो सकता है कि देखो अभी तक का अगर पैटर्न देखा जाए तो यही है ना, कि 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से एक 7 का और एक 6.5 का होता है। बट आगे क्या हो सकता है इन फ्यूचर, आपको हो सकता है ये 2 जो 13.5 में आता है, इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दे आपको। पार्ट्स में यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल 3 दे देंगे, 4 दे देंगे पार्ट्स में। अभी तक हुआ नहीं है बट ऐसा हो सकता है। क्लियर, तो आपने रेडी रहना है उस चीज़ के लिए। तो अगर हम टोटल यहाँ से बात करें कि एक यूनिट कितने मार्क्स की है, तो यहाँ से आपको एक यूनिट से 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं, 13.5 यहाँ से बन रहे हैं। दैट मीन जो एक यूनिट आपकी है वो 17.5 मार्क्स यहाँ से लेके चल रही है, एक यूनिट। तो सेक्शन बी की जो वेट रहेगी वो आपके पास कितनी होगी, 54 मार्क्स की आपके पास वेटेज रहेगी। तो एक यूनिट आपके पास 17.5 मार्क्स की बन रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में कौन कौन से कितनी यूनिट से कितने क्वेश्चंस है ना आएंगे, उसकी वेटेज क्या है। तो अब अगर हम देखें कि इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, देखिए बीएससी सेकंड ईयर में मैथमेटिकल एनालिसिस बेसिकली 2 टाइप के, रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो बीएससी सेकंड ईयर में आपने रियल एनालिसिस पढ़ी होगी, रियल एनालिसिस। तो कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को समझने के लिए रियल एनालिसिस एक बेस का काम करती है। फॉर एग्जांपल जो आपने लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, ये आपने रियल में भी देखी है ना। बीएससी आई थिंक फर्स्ट ईयर में, उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में, उसमें भी आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी का। और वही अगर आपको उसमें अगर अच्छे तरीके से अगर आपको वो समझ है तो इस कॉम्प्लेक्स में भी आपको वो समझने के लिए एक हेल्प करेगी, एज ए बेस का काम करेगी। ठीक, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा बेसिक, इस वीडियो में बेसिकली हम बेसिक ही कवर करेंगे। जो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर हमने उठाया है, यहाँ से आपको
सबसे पहले तो हम इसको लिमिट, सबसे पहले लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। लिमिट क्या है, कॉन्टिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, फिर उसके बाद हम लिमिट के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, कॉन्टिन्यूटी के बेसिस के ऊपर, देन डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल Z, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो a प्लस आयोटा b, देखिए कई बुक्स में x प्लस आयोटा b होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो ये जिसमें a क्या है, रियल पार्ट है, a क्या है, रियल पार्ट है, ये b क्या है, वहां पे इमेजिनरी पार्ट है, i आयोटा, और इसकी वैल्यू √-1 किसने दी थी, फेमस मैथमेटिशियन यूलर, उसने इसकी वैल्यू दी थी, आयोटा इज इक्वल्स टू -1 तो ये z आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें दो पार्ट है, रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट, एंड i इज आयोटा वैल्यू दिस। तो रियल पार्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इसका रियल पार्ट ऑफ z कितना है, 2 है, एंड इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 3, विद साइन देखना होता है आपको। ठीक है जी, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ऐसे तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास, बट आने वाले वीडियोस में हम आपको इसका जो पूरा इंट्रोडक्शन है, इसकी प्रॉपर्टीज इसके जो होंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हम दो टर्म यहाँ पे ले लेते हैं, उसके सबसे पहले हम ले लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ z। तो बेसिकली मॉड्यूलस एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, तो z अगर आपके पास a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसके मॉड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है z मॉड, तो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर दैट मीन्स a² प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट मीन्स b², और इसका स्क्वायर रूट, तो ये आपको इसका मॉडुलस देता है, मॉडुलस ऑफ z। तो नेक्स्ट अगर कॉन्जुगेट, नेक्स्ट इज योर कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट को हम डिनोट किससे करते हैं, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z कॉन्जुगेट ऐसे, z बार z कॉन्जुगेट, तो क्या होता है, a माइनस आयोटा b, जो बेसिकली b होता है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं, बेसिकली रिफ्लेक्शन बताता है ये कॉन्जुगेट। तो इसी के बीच में अगर देख ले तो z ये है, तो इसका मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, दिस इज 4 9 √13, राइट। अगर कॉन्जुगेट की बात की जाए तो 2 - 3 आयोटा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है और कॉन्जुगेट क्या होता है। तो अब हम जो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी जो हमने फर्स्ट यूनिट यानी फर्स्ट चैप्टर जो उठाया है, इसको समझने के लिए कौन कौन से टर्म्स, कौन कौन से आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऑफ z if to every value of z in certain domain d there corresponding one or more definite value of w। देखिए अगर w एक फंक्शन है ना, z इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में, तो देन इट कैन बी रिटन एज fz इज w। देखिए जब हमारे पास रियल होता था फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, तो हम वहां पे क्या लिखते थे, हम वहां पे लिखते थे f ऑफ x इज y, f ऑफ x इज y। तो वहां पे ये x और y क्या होते थे, रियल, है ना। x जो है मतलब एज अ डोमेन का काम करते, उसमें हम एलिमेंट्स भरते थे और उनकी जो इमेज आती थी वो आपकी y के अलोंग आती थी, है ना। जो एलिमेंट भरे जाते थे एज अ डोमेन के वो x एक्सिस के अलोंग, और जो इमेज आती थी वो y एक्सिस के अलोंग। तो अब बात कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स में, ठीक है जी।
तो कॉम्प्लेक्स में क्या है, देखिए अगर z आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स एक z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके ऊपर f लगाना, मतलब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर फंक्शन लगाएंगे जब हम, तो वो किस प्लेन में जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैपिंग, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 2 + 3 होता 4 + 5 होता कुछ भी ले लेता हूँ, है ना। तो ये तो आपका किस प्लेन में होता है, z प्लेन में, इसको हम z प्लेन बोलते हैं जी, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, z प्लेन, है ना, अर्जेंट प्लेन, या फिर इसको हम गॉस प्लेन भी बोलते हैं। तो वो किस में बनता है आपका, z प्लेन ना, xy प्लेन पे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर फंक्शन अप्लाई करें, तो वो दूसरे प्लेन में चला जाएगा, और उस प्लेन का नाम क्या है, उस प्लेन का नाम है w प्लेन, या फिर ub प्लेन, w प्लेन, z प्लेन, w प्लेन। मतलब अगर मेरे पास z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो उसके ऊपर जब f लगेगा तो वो इमेज सेट किस में बनेगा, उसका इमेज सेट बनेगा fz, मतलब किस में, दूसरे प्लेन में। जैसे यहां देख लीजिए, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स दैट इज z है ना, मान लीजिए कोई सेट आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का है यहाँ पे, और इसके ऊपर f अप्लाई किया जाएगा, तो ये f ऑफ z किसी दूसरे प्लेन में चला जाएगा, f ऑफ z किस में, दूसरे प्लेन में चला जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये चीज देख लीजिए आपकी f ऑफ z जो है वो u और b है ना, क्योंकि z है तो इसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो किस प्लेन में जाएगी, u और b प्लेन में चले जाएगी। तो u जो है वो फर्दर एक्स वाई का फंक्शन है, और b जो है वो फर्दर एक्स वाई का फंक्शन है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। सो fz टेक्स ओनली वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ z इन डोमेन। ये थोड़ा सा देख लेना कि जो fz होता है यहाँ पे वो क्या होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो यहाँ देखिए मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है ना, x इसमें z प्लेन में, तो अगर मैं चाहता हूं कि इसका इमेज जो इमेज बनेगा वो किस प्लेन में बनेगा, तो वो इमेज आपका किस प्लेन में बनेगा, वो इमेज आपका बनेगा दूसरे प्लेन में, w प्लेन में बनेगा, या फिर ub प्लेन में भी बोल सकते हो, ub प्लेन। और ये क्या है, z प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, जिसमें ये एज आप रियल एक्सिस और वाई एज इमेजिनरी एक्सिस एज ट्रीट की जाती है, ठीक है। तो ये था आपके पास फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है, z एज अ फंक्शन, z कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फंक्शन अप्लाई करेंगे एज f ऑफ z, ये फंक्शन है ना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। तो क्या किसके बराबर होता है, u प्लस आयोटा b, मतलब हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ z इज u प्लस आयोटा v के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, f ऑफ z इज u प्लस आयोटा b। इस f ऑफ z को हम w से भी डिनोट करेंगे, w इज f ऑफ z, क्यों, w प्लेन में है, f ऑफ z, z अप्लाई, z के ऊपर f अप्लाई, इस पे f अप्लाई करोगे तो किस में जाएगा, w प्लेन में, तो इसलिए ऐसे वेरिएबल रख दिया जाता है w, f ऑफ z इज w। तो इसमें u प्लस आयोटा b, और ये जो u होता है ये फर्दर किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई का, और v जो होता है ये भी फर्दर किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई का, और आयोटा एज ए इमेजिनरी नंबर होता है यहाँ पे। तो आई होप आपको फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है ये, और मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन मतलब z प्लेन और w प्लेन के बारे में समझ में आ गया होगा। पाथ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखिए अगर जब हम लिमिट, ये जो चैप्टर के जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका पाथ का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होता है, तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी रियल, जो हम एज अ रियल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे जोड़ के कोरिलेट करके मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए मान लीजिए अगर हम ऐसा बोले, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x, तो इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली मान लीजिए ये मेरे पास एक रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, तो एक्स ए कहीं मेरे पास यहां है, एक्स ए कोई मेरे पास कोई पॉइंट है एक्स ए यहां पे,
तो बेसिकली इसका मतलब ही क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x a को अप्रोच कर रहा है, x की वैल्यू a नहीं है यहां पे, x अप्रोचेस टू a मतलब x a को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जब हम इसके लिमिट के हम रियल में क्वेश्चन करते थे तो इसका L लिखते थे हम यहाँ पे, लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x इज L। इसका मतलब क्या होता था कि जैसे x a को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये पूरे का पूरा f ऑफ x की जो वैल्यू है वो किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा, L की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा। और उसी L को हम क्या बोलते थे, इस फंक्शन का लिमिट पॉइंट है, इस फंक्शन की लिमिट है। ठीक, तो अब देखिए इस x अप्रोच, अब देखिए x a कोई पॉइंट है यहां पे, तो x अप्रोच टू a बोलने का मतलब है कि x a को अप्रोच कर रहा है। तो आप खुद सोचिए इस नंबर लाइन पे तो दो ही तरीके हैं, राइट। x को पकड़ने के यहां पे सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं राइट साइड से पकड़ने की कोशिश कर सकता हूं, या तो मैं राइट साइड से पकड़ने की कोशिश कर सकता हूं, सॉरी, या तो राइट साइड से या तो लेफ्ट साइड से पकड़ने की कोशिश करता हूं, है ना। और इसी लेफ्ट हैंड से पकड़ने के तरीके को हम क्या बोलते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड के पकड़ने को तरीके को क्या बोलते थे, राइट हैंड लिमिट। क्या होता था बेसिकली, इसमें ही दो चीजें आती थी आपकी, दिस इज लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड, a फ्रॉम नेगेटिव साइड, एंड लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट था, ये दो रास्ते हैं, दो पाथ हैं इसको पकड़ने के। मान लीजिए ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम निकालते थे, वो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते थे, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती थी, हम क्या बोलते थे, इस x इज इक्वल टू a के ऊपर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर गई है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। तो अगर ऐसा ना हो, अगर इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, तो फिर हम क्या बोलते थे कि इस x इज इक्वल टू a के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हम क्या बोलेंगे, इस x इज इक्वल टू a के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एक और पॉइंट बीच में ऐड कर लीजिए, अगर दोनों लिमिट की वैल्यू सेम है इस x इज इक्वल टू a के ऊपर, और इस फंक्शन की वैल्यू भी सेम है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस x इज इक्वल टू a पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन क्या माना जाएगा, कॉन्टिन्यूस माना जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो ये तो पढ़ते थे हम रियल में, है ना, पाथ मतलब दो ही पाथ होते थे इस x को, a मतलब एक x अप्रोच टू a अगर मैं बोल रहा हूं तो इसको पकड़ने के सिर्फ दो रास्ते होते थे रियल में। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, कॉम्प्लेक्स में, है ना, तो देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास रियल एक्सिस और ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस, है ना। मान लीजिए z0 और यहां कहीं कोई z पॉइंट आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स उसमें फंक्शन में। तो अब मैं अगर बोलूं लिमिट z अप्रोचेस टू z0 f ऑफ z, तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए बहुत जरूरी है पाथ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये पाथ समझना बहुत जरूरी है। लिमिट z अप्रोचेस टू z0 f ऑफ z बोलने का क्या मतलब होगा कि z जैसे यहां था x a को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, यहां क्या है z z0 को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहां पे कोई बोले कि मैं तो यहां से जाऊंगा सीधा z से z0, ये मेरे पास एक रास्ता हो सकता है, z से z0 की तरफ जाने का एक रास्ता हो सकता है। हो सकता है किसी को ये रास्ता पसंद ना हो, ये वाला रास्ता पसंद आ जाए कि मैं पहले यहां जाऊंगा, मैं पहले यहां जाऊंगा, यहां से देन फिर मैं यहां इसकी तरफ जाने की कोशिश करूंगा। मतलब पहले मैं y को 0 किया मैंने, फिर मैं x की तरफ जा रहा हूं, मतलब x 0 किया, है ना। हो सकता है किसी को ये वाला रास्ता पसंद आए, हो सकता है किसी को ये वाला रास्ता पसंद आए। कौन से वाला, पहले मैं यहां से यहां जाऊंगा और फिर मैं यहां से यहां z0 की तरफ जाऊंगा। तीन तरीके हो गए। अच्छा, हो सकता है कईयों को इन तीनों में से कोई पसंद ना हो सकता है मैं इनमें से क्या z से z0 पहुंचने का कौन सा रास्ता बताऊंगा, ये ऐसे कर्व हो सकती है, कोई क्या हो सकती है, कर्व हो सकती है कोई, हो सकता है कोई ऐसा कोई जिगजैग पाथ से हो, मैं यहां से यहां आऊंगा,
या हो सकता है और भी देर आर, मैं कहता यहाँ पे इनफाइनाइट वे पॉसिबल है ना। तो आप खुद सोचिए, एक रास्ता ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो स्ट्रेट लाइन देखो, पहले वाला रास्ता कौन सा था, ये है ना, स्ट्रेट लाइन। क्या है पहले वाला रास्ता कौन सा था हमारा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। दूसरा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग देखो क्या हुआ, एक्स एक्सिस वाले रास्ते से आया था मैं, हो सकता है अलोंग एक्स एक्सिस से रास्ते से, या फिर अलोंग वाई एक्सिस, या फिर कर्व हो सकती है, अलोंग एनी कर्व, है ना, कोई कर्व हो सकती है। तो Z से Z0 की तरफ आने के बहुत सारे रास्ते हैं, देर आर इनफाइनाइट मेथड्स, देर आर इनफाइनाइट वेज, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और जैसे हम रियल में क्या बोलते थे कि लिमिट चाहे ये वाला रास्ता हो और ये वाला रास्ता हो, उन दोनों की वैल्यू अगर उस पॉइंट के ऊपर सेम आ रही है तो हम बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और उसी तरीके से अगर ये पाथ कोई भी हो, चाहे ये हो, स्ट्रेट लाइन, कर्व कोई भी हो, अगर इनकी वैल्यू सेम आती है तो मैं बोलूंगा कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, ठीक है। तो पाथ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत जगह पे इसका यूज होगा, पाथ ऑफ, ठीक है, पाथ का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ और डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो जैसे ओपन डिस्क क्या चीज़ है, क्लोज्ड डिस्क क्या होता है, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओपन डिस्क, है ना, ओपन डिस्क क्या चीज़ है। देखिए, सर्कल बना लीजिए पहले तो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में, मान लीजिए ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है, ये, और ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले शामिल नहीं आएंगे बीच में, ठीक है, शामिल नहीं किए जाएंगे। मान लीजिए ये आपके पास कोई Z0 है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई पॉइंट है Z0, तो ये आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, मतलब एज अ रेडियस, वो है आपका लेट्स से R, डेल्टा, कुछ और भी नंबर दे सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, अब ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे इसके, इस प्लेन में और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, जैसे Z1 है, Z2 है, Z3 है, Z4 है, ये सभी पड़े होंगे बीच में, है ना। तो ओपन डिस्क क्या चीज होती है, एन ओपन डिस्क इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल Z बिलोंग्स टू C। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जितने भी Z पड़े हुए होंगे, लेकिन कौन से वाले, जिनका इस Z0 से डिफरेंस लिया जाए वो इस R के अंदर अंदर हो। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं देखिए सबसे पहले तो ये Z0 क्या आपके पास सेंटर है इसका, और R क्या है, रेडियस। मैं इस Z0 की बात कर लेता हूं, ये Z0 है। अब इस Z0 का आप Z0 से गैप देखें, डिफरेंस देखें, दायरा देखें, तो वो इस R से क्या होगा, कम ही होगा। आप चाहे बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री से बिल्कुल अंदर थोड़ा सा पॉइंट लें, उनका गैप भी इस R से कम ही होगा। तो वो वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मैं इस Z0 सेंटर से गैप लूं, डिफरेंस लूं, अगर वो R से कम आ रहा है तो उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कलेक्शन होगी वो किस में आएगी, ओपन डिस्क में आएगी आपकी। क्लियर? मतलब ये ध्यान रखना कि बाउंड्री वाले इसमें पॉइंट शामिल नहीं किए जाएंगे। बाउंड्री मतलब ये जो ऊपर जैसे यहाँ है तो ये तो एग्जैक्टली R के बराबर आ जाएगा, है ना। ये गैप एग्जैक्टली R के मतलब R के इक्वल आ जाएगा, लेकिन हमें कौन से लेने ओपन डिस्क में, R से छोटे, R के अंदर अंदर होने चाहिए। अच्छा, अगर हम बाउंड्री वाले पॉइंट भी बीच में शामिल कर ले तो फिर वही क्या बन जाती है आपके पास, क्लोज्ड है। तो क्लोज में क्या होता है, ये आपके पास क्लोज, ये यहां से ऐसे क्लोज कर दिया जाता है, ये ऐसे क्लोज। बाकी सेम वही है कि गैप लिया जाए तो वो R से R के अंदर या फिर उसके बाउंड्री पे भी अगर हो तो वो भी उसमें आपके आ जाएंगे, किसमें, क्लोज डिस्क के अंदर आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये
आई होप आपको ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की तरफ। तो व्हाट इज नेबरहुड? नेबरहुड मतलब हमारा आस पड़ोस, है ना। अब अगर मैं रियल में बात करूं, है ना, अगर हम रियल नंबर लाइन लेते हैं, तो अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट मान लीजिए ले लेता हूं, लेट्स से x, है ना, या फिर x इज इक्वल्स टू कोई मेरे पास कोई a पॉइंट है यहां पे, तो इसका नेबरहुड क्या हो सकता है? या तो यहां से या तो यहां से, क्योंकि दो ही तो रास्ते हैं। तो या तो ये नेबरहुड हो सकता है या तो ये वाला नेबरहुड हो सकता है। तो हम क्या करते थे, हल्का सा मान लेते कि हल्का सा एप्सिलॉन ऐड कर देते थे, तो a प्लस एप्सिलॉन और उतना ही a माइनस एप्सिलॉन, तो यही आपका क्या बन जाता था? नेबरहुड बन जाता था, है ना। a माइनस एप्सिलॉन टू a टू a प्लस एप्सिलॉन, तो ये क्या बन जाता था? उसका आस पड़ोस बन जाता था, उसका नेबरहुड बन जाता था। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो वहां पे नेबरहुड की डेफिनेशन क्या बोलती है? अ डेल्टा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z नॉट, मान लीजिए कोई z नॉट आपने यहां पे कोई पॉइंट रखा हुआ है सेंटर पे, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ z विच लाई इन द ओपन डिस्क। तो कहीं ना कहीं नेबरहुड ऑफ को समझने से पहले आपको ओपन डिस्क का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्या है, उसी तरीके से अब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे हमने ये जो रेडियस एज अ रेडियस ली है, वो एज अ डेल्टा लिया है ना। तो डेल्टा नेबरहुड ऑफ पॉइंट, मैंने कोई भी z नोड पॉइंट यहाँ पे लिया, तो इसके नेबरहुड में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, इसके नेबरहुड में मैं कौन कौन से पॉइंट शामिल करूंगा? वो वाले सभी पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सभी पॉइंट्स हैं इसके आसपास, इसके आजू बाजू, है ना, इसके नेबरहुड में, ठीक। तो कौन से लिए जाएंगे? जिनका इस z नोड से गैप लिया जाए तो वो डेल्टा के अंदर अंदर रहना चाहिए, डेल्टा से कम रहना चाहिए। वो सारी कलेक्शन, वो सारे पॉइंट्स इस z नोड के लिए किसका काम करेंगे? आस पड़ोस का, नेबरहुड का काम करेंगे। z नोड के नेबरहुड में वो सभी पॉइंट्स बीच में शामिल किए जाएंगे जिनका मैं z नोड और उस पॉइंट का गैप लूं तो ये से डेल्टा से क्या आए? कम आए। देखिए आज ये जो सेशन आज हमने कवर किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी के ऊपर अच्छे से कमांड करनी है तो आई थिंक आपको ये ओपन डिस्क, क्लोज डिस्क, नेबरहुड क्या चीज़ होती है, और फिर उससे पीछे हमने पाथ, है ना, पाथ को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना, वो काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस जब हमने क्वेश्चंस करने हैं तो वहाँ पे ये कुछ जो डेफिनेशंस हैं, जैसे पाथ क्या चीज़ है, नेबरहुड क्या है, ओपन डिस्क, तो ये सभी अगर आपको आपके माइंड में क्लियर होंगी तो तब ही हम आगे जो इसके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और अपनी फीडबैक देते रहिए। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है आपकी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर वहाँ पे अपना डाउट रख सकते हैं। So thanks for watching this video.